बोलिए बोलिए, गीता जी बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल आया है। शायद एक अच्छा प्रयास है, लेकिन लगातार मशरूमिंग हो रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की और उनके ऑटोनोमस कैरेक्टर को लेकर भी हम लोग ये बात कर रहे हैं। हमें इस चीज पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से हमारे पास करीबन जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या जो है अध्यक्ष महोदय बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक यूनिवर्सिटी में जिस तरह का माहौल रहा, अगर स्टेट का कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेरेंस होता तो शायद इस तरह के हादसे भी ना होते। अध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं 34B, पावर टू कैंसिल अ कोर्स। द गवर्नमेंट में if it is satisfied that the university is not in a position to efficiently discharge the duties and obligations imposed, it may, after making such inquiry as deemed fit, cancel the permission to continue the course of the program of the study. This is very good. Otherwise, अध्यक्ष महोदय, जितनी भी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, शायद हमारी जो हरियाणा की सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी ज्यादा इस तरह के कई कोर्सेज लेकर आ गए हैं, और साथ ही साथ में उनकी चेक एंड बैलेंस एंड मॉनिटरिंग रखने की इसलिए आवश्यकता है कि वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो नॉन अटेंडिंग भी वहां पर काफी ज्यादा आ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी क्वालिटी एजुकेशन जो है उस पर फर्क पड़ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बाद ये जिम्मेवारी बनती है, जैसे आपने बहुत सारे हरियाणा के कॉलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उनको करने का काम किया है, मॉडल संस्कृति कॉलेजेस बनाए हैं, और आपने कहा है कि हम उनको यूनिवर्सिटीज का ऑटोनोमस दर्जा भी देने का काम करेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब कई बार ये नहीं होना चाहिए कि उनमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। अच्छी बात है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है तो उसमें हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मानना यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारे ऑफ कैंपस खोलती हैं, ऑफ श्योर कैंपस खोलती हैं, जो कि दूसरे राज्यों में या दूसरे कंट्रीज में भी है, और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अभी मामला कुछ संज्ञान में आया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, जैसे चाहे वो हमारे साउथ की यूनिवर्सिटीज हैं, कर्नाटका की हैं, तमिलनाडु की हैं, उन लोगों ने हमारे यहाँ पर कैंपस खोल रखे हैं, और वो ये श्योर करते हैं बच्चों को कि हम आपको नर्सिंग में भी, एएनएम में भी, जीएनएम में भी विदाउट टेकिंग द एग्जाम, नर्सिंग का जो एग्जाम होना चाहिए या नीट का एग्जाम के तहत बिना एग्जाम लिए हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो हैरानी की बात है। तो इस तरह का भी सरकार को, माननीय मंत्री जी, ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटर यहाँ पर खुले हैं हमें उनकी भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, ताकि हमारे हरियाणा के बच्चे जो हैं उस चुंगल में ना फंसें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जब वो पास आउट हो गए और जब उन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि इनका प्रॉपर एफिलिएशन नहीं था। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी एजुकेशन दे पा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखते जो है ये एक ठीक शुरुआत है। धन्यवाद जी। बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, निश्चित रूप से प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट और ये कंसेप्ट 2012 के अंदर जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे ये आया, उस समय बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, और समय के परिवर्तन के बाद ये 2006 में आया जी, और बाद में कुछ 2012 में अमेंडमेंट भी हुई। तो मैं सरकार को इस बात के लिए मुबारक जरूर देता हूं कि उन्होंने कुछ न कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पे करने की बात की, और एक्ट में भी काफ़ी पुनेटिव या कुछ है। तो इसकी जो भी प्रोविजंस है इनको अगर स्ट्रिक्टली चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ दिया जाएगा, जैसे कादियान साहब ने कहा कि उनकी ऑटोनॉमी भी रहे और साथ में एक्सप्लॉयटेशन भी ना रहे। आप देखेंगे, मैं नेम नहीं करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटीज का, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा मनी चार्ज होती है वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है, सबको पता है यूनिवर्सिटीज का। उसके ऊपर चेक लगना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस एक फिक्स करनी चाहिए सरकार को, और अगर ज़्यादा स्टूडेंट से पेरेंट्स उधार लेके सबको लेके लाखों रुपया, मतलब कई लाखों रुपया जहाँ तक है, कोई 50 लाख मांगता है, कोई 70 लाख मांगता है एमबीबीएस के एडमिशन के लिए उसमें, और उसका नंबर आया होता है, नीट में भी आते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये है कि इनको नीट से भी एग्जम्पशन है, ये अपनी मेरिट है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को मैं कहूँगा, महिपाल, आदरणीय महिपाल जी को, कि उसको भी नीट के एडमिशन में लाने की कोशिश करें।
और बाकी डिटेल में एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी कि आप कोर्स कर देंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देंगे, पर एडमिनिस्ट्रेटर किसको बिठाएंगे, उस एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये फिर एक गड़बड़ का आ जाएगा। कहीं पर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, कहीं पर और कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, कहीं पर कोई बैठ जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट को एक वीएन लेके और अच्छा वीएन लेके, जिस हिसाब से ये अमेंडमेंट लाई गई है उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी एक क्वालिफिकेशन अगर सरकार फिक्स कर दे, अपने रूल्स में कर दे, अपने नॉर्म्स में कर दे, अपने इंस्ट्रक्शन में कर दे कि उसका ये क्राइटेरिया होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर लगेंगे वो एजुकेशनिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वाइस चांसलर का काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी होता है और साथ में एजुकेशन होना भी जरूरी होता है। तो इन दोनों का खास ख्याल रखें इस बात के लिए। और मैं ये तो नहीं कहता कि इसको फर्दर स्टडी की जरूरत है, सरकार ने इसको सोच समझ के बताया होगा। इसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पढ़ रहा था, इसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह ये एमटी है, एपीजी है, मार्कंडे यूनिवर्सिटी की है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, ये एसजेटी यूनिवर्सिटी है, एसआरएम है, अशोका यूनिवर्सिटी है, गोयनका है कुछ। पर इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो सिर्फ डिग्रियां बांटती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हैं सिर्फ नॉन अटेंडिंग हैं। तो इनके ऊपर भी रेगुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन होनी चाहिए और सरप्राइज इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि जो कोर्सेज चला रहे हो, क्या सिर्फ उनसे फीस और जो कैपिटेशन मनी है वो लेके करा रहे हो और बाद में एग्जाम के टाइम बुलाया, एग्जाम दे के उनको डिग्रियां दे रहे हो, या एक्चुअल एजुकेशन कर रहे हो। ये मेरा कहने का मतलब है। इन शब्दों के साथ बड़ा धन्यवाद आपका जी। माननीय अध्यक्ष जी, काफ़ी पॉइंट्स डॉक्टर कादियान साहब ने, गीता मैम ने और भारत बताए हमें, लेकिन जो थोड़ी सी मुझे भी टेंशन है इस बिल को पढ़ के कि हम कहीं कॉलेजेस को दूसरे एक्सट्रीम पे ना ले जाए कि वो परमिशन राज वाले कॉलेज बन जाए। जब हम दोनों पार्टियां जानती है कि अगली पीढ़ी को अगर हम आगे लेकर जाना है, हमें एजुकेशन से ही लेकर जाना है। हरियाणा एक एजुकेशन हब पहले भी बन रहा था, आगे भी नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलते रहते हैं। लेकिन जब दुनिया एआई और न्यू एज स्किल्स की तरफ जा रही है, हम कहीं अपने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के पंख ना काटते। जो सेक्शन 34A सब सेक्शन 3 है, उसमें जब पहले 120 दिन में डायरेक्ट अप्रूवल हो जाती थी यानी न्यू कोर्स की, अब सिर्फ सरकार के स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के बाद यूनिवर्सिटी में नए कोर्स की अप्रूवल हो सकती है। अब इसकी ये दिक्कत ना हो जाए कि कहीं कहीं कोई नई यूनिवर्सिटी एआई का कोर्स लेकर आना चाहती है, कोई नया इंजीनियरिंग का कोर्स लेकर आना चाहती है और वो वहीं सालों साल वहीं इंतजार करते रहते जाए, तो वो बोल रही है मुझे सरकार का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, मैं नया कोर्स नहीं शुरू कर पा रहा। ये भी एक दिक्कत होती है। तो हम कहीं ज्यादा देर भी नए कोर्सों के लिए टालते ना रहे। सेकेंडली, सेक्शन 44A जो पेनल्टी लैडर के बारे में है और सेक्शन 44B जो डिसोल्यूशन के बारे में है, ये बोलता है कि सरकार के इनिशियल डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे एडमिशंस रोकना या भारी फाइन के बाद यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 30 दिन है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। अगर उस 30 दिन में करेक्टिव एक्शन नहीं लेगी तो डिसोल्यूशन का काम शुरू हो जाता है। फिर जैसे हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन बिठाया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर को आप इतनी पावर दे रहे हो। ऑल यूनिवर्सिटी बॉडी वर्किंग इट गोज टू एडमिनिस्ट्रेटर। अगर वो सारे के सारे एसेट्स एडमिनिस्ट्रेटर के नाम हो जाते हैं, कल के दिन वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर दे वो किसी फूटी कौड़ी के लिए कोई एसेट्स बेचने लग जाए, यू हैव टू हैव सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। जो किसी ने बहुत मेहनत करके, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भी किसी ने पैसे लगा के बनाया, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम फुल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर को दे दे और वो सारा का सारा उसके पैसे खराब कर दे, सब कुछ उड़ा दे। जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, मेहनत करके वहां पढ़ रहे थे, उनकी डिग्रियां खराब हो जाए, टीचरें छोड़ने लग जाए। वी नीड टू हैव सम कंट्रोल। लास्टली, जो एक आखिरी मेरा पॉइंट है, सेक्शन 44B सब सेक्शन 6 में जो सबसे अलार्मिंग है, सरकारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेश एडमिशंस कर सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वी विल वाइंड डाउन द यूनिवर्सिटी,
You are saying we can keep doing new admissions. So go for all intents and purposes आप complete कब्जा उस university पे करके उसे permanently चला सकते हो. There is no deadline of when you will give the university back or when you will close the university. So we should have some deadline also. कि अगर हमने टेक ओवर की है यूनिवर्सिटी या तो इतने साल बाद वापस दे देंगे या इतने साल बाद कंप्लीटली डिसॉल्व कर देंगे. वी कांट जस्ट कीप कंटिन्यूसली रनिंग इट. एंड लास्ट पॉइंट, सेक्शन 46 में यूनिवर्सिटी विचारों के एक मिसाल होती है, बीकन ऑफ फ्री स्पीच होती है, न्यू आइडियाज होती है, डिबेट डिसेंट होती है, यही तो एजुकेशन. लेकिन ये बिल सरकार को पावर देती है कि अपने ऑफिसर से वो इंक्वायरी करवाए और किसी ग्रेव लैप्स, एंटी नेशनल एक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे ब्रॉड शब्दों में कैंपस के किसी भी एक्टिविटी को कैटेगराइज कर दे. फिर 7 दिन के शो एंड कॉज नोटिस के साथ वो प्राइवेट अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दे विदाउट एनी मिस एडमिनिस्ट्रेशन. वो बस बोलते यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही थी. इसलिए मेरी विनती है कि we need to at least ensure that small protest, कोई फीस का प्रोटेस्ट, हॉस्टल की फीस का प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है, उसकी वजह से we can't say there's a law and order issue and take over the university. We have to set some basic legal, logical guidelines about this. Thank you. मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, माननीय स्पीकर सर, देखो बहुत सारे सुझाव अभी आए हैं और उन सुझाव में कुछ बातें ठीक भी हैं, अच्छी भी हैं, हम लोग उनको भी शामिल करेंगे. मगर ये जो जिस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो किसी एक विशेष परिस्थिति आने के बाद की बात है कि वह एडमिनिस्ट्रेटर कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा. जैसा माननीय बीबी बत्रा जी ने कहा, आदरणीय गीता बुक्कल जी ने भी कहा, सर कोई विशेष परिस्थितियां होती है, वैसे थोड़ी किसी को कुछ बोला जाता है कभी भी. इसलिए किसी तरह की उनके काम में दखलंदाजी नहीं है. कहीं पे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, कहीं पर कुछ इस तरह की गलत एक्टिविटीज हो जो राष्ट्र हित में ना हो, कहीं ऐसी चीजों के लिए सरकार उसको व्यवस्थित रूप से चलाए, उसका प्रावधान किया गया है. ताकि किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं लगती मुझे, और इसलिए मैं चाहूंगा सर कि ये जो विधेयक है ये पारित किया जाए, सर्वसम्मति से पारित किया जाए. प्रश्न है कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें. हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा. प्रश्न है कि क्लॉज 2 से 8 विधेयक का पार्ट बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें. हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. क्लॉज 2 से 8 विधेयक का पार्ट बने. प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें. हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने. प्रश्न है कि एनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फॉर्मूला हो. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें. हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. एनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना. प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें. हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. टाइटल विधेयक का टाइटल बना. माननीय सदस्यगण, माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए. माननीय स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए. प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें. हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. विधेयक पारित हुआ. माननीय सदस्यगण, माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आबादी दे स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान
विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, सरकार लेके आई है और साथ में ये भी सरकार ने अपने एक्ट के अंदर लिखा है कि जो आबादी देय में जगह खाली पड़ी है वो पंचायत में वेस्ट कर जाएगी। इस बात के लिए तो पहला तो मैं ये निवेदन करूंगा आपके थ्रू करूंगा कि क्योंकि ये काफ़ी इसमें मॉडलिटीज़ और उसकी फरमाइश और भी चीज़ें कि ऑक्यूपायर कौन है, उसने क्या बना रखा है, कब से बना रखा है, कि कुछ है, इसको एक सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि ये सभी हरियाणा के अंदर सभी गांव में शामला देय इज ए डिफरेंट पार्ट, आबादी देय डिफरेंट पार्ट। आबादी की देय की भी बहुत सारी जगहें गांव के अंदर खाली पड़ी हैं, खाली पड़ी है। ये नहीं कि वो पंचायत में वैसे कर दे, पंचायत का सरपंच उसके प्लाट काट दे, सब कुछ करके उस वही बेच बूझ के वो कर जाए या कुछ कर जाए उसमें। और ऑक्यूपायर को कैसे डिसाइड करेंगे, फिर आप उसको समापित की योजना के तहत करेंगे, इसकी डिमार्केशन कैसे होगी, किस हिसाब से डिमार्केशन होगी, पूरे नक्शे आपको बनाने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे एरिए होंगे आपके कि कई लोग इलीगल ऑक्यूपेशन में भी होंगे, उसके पोजीशन को भी आप डिसाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आबादी देय में जब लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द कॉमन पर्पज ऑफ द विलेज, शामलात में तो कॉमन पर्पज आ गया, पर आबादी देय में भी जहाँ पर लालडोरा उसमें आबादी देय में जो बाहर मैदान होते हैं बाकायदा कोई जोड़ बना हुआ है और बना हुआ है, तो उसके बारे में भी राइट डिटरमिन करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी बन जाए और वो सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट सब कुछ दे दे और उसके बाद इसको एक अच्छी तरह एग्जामिन कर दे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, और सरकार की आजकल इच्छा रहती नहीं है कि कोई भी बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ऐसी बात नहीं, पिछली सरकारों में तो भेजा जाते थे। इस बात है जो आया एक दिन एक्ट आया 274 पेज का, विपुल गोयल जी ने आदरणीय जी ने दिया, दूसरे दिन कहता करो पास, अब पढ़ने की नौबत ही ना आए कुछ है। तो ये थोड़ा सा हरेक गांव के हरेक प्रत्येक व्यक्ति के इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके राइट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। मंत्री जी कुछ कहना चाहिए। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने चिंता जो जाहिर करी है वो जायज चिंता है, लेकिन इस चिंता को खत्म करने के लिए इतना कल्याणकारी बिल माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं जिससे 25 लाख हरियाणा के परिवार लाभान्वित होंगे और 135 साल पुरानी जो व्यवस्था थी और जो प्रॉब्लम थी उसको निवारण करने का काम आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। और जो उन्होंने कहा उसके लिए हमने 1500 जो पटवारी है इसको इस पर नियुक्त करने के लिए लगाने का काम करने जा रहे हैं। और जितनी भी जो उनकी प्रॉब्लम, जितनी एप्लीकेशन आएंगी उसके लिए रिट्रेशन सेल भी बनाया गया है कि उसे सुने और पंजाब विलेज कॉमन एक्ट 1961 के द्वारा सारे निर्णय लिए जाएंगे। कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि ये आज होते ही सभी को हमने स्वामित्व कार्ड नहीं दे दिए, लेकिन 25 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। तो ये बहुत ही अच्छा बिल है, इसे पास किया जाए। इस पर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो सभी लोग लालडोरे वाले लोगों के टच में रहते हैं, कहीं होगी तो इसमें अमेंडमेंट के सारे रास्ते ओपन है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया और वो काम नहीं होगा। और जो कॉमन लैंड पड़ी हुई है या जो गांव के कॉमन पर्पसेस के लिए यूज होगी, मैंने कहा ना कि उसके लिए पंजाब लैंड एक्ट जो 1961 है उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनका निवारण किया जाएगा। मैं समझता हूं बहुत ही जन कल्याणकारी बिल है। 25 लाख परिवार, और अभी हम इसके साथ साथ अगले उसमें यूएलबी के तहत भी लेकर आएंगे, उसमें भी 6 लाख परिवार हैं। उन 6 लाख परिवारों को भी हम लोग ईज देने का काम करेंगे, उन्हें मालिकाना हक मिल सके, वो बैंक से लोन ले सके, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपना कह सकें, कहीं गिरवी रख सकें, कहीं बेच खरीद कर सकें, कहीं रजिस्ट्री करा सके। इस तरीके की सुविधा इस बिल में दी जा रही है। जोड़ है, आजकल तो जमीन के पीछे ये लैंड माफिया इतना जबरदस्त पड़ जाता है कि बस जमीन नजर आनी चाहिए,
कि कहाँ पड़ी है, कुछ है, उसको बराबर कर देंगे, कोटरा बना देंगे, बोला मैं तो आपको पैर उसका उसमें इसलिए इसका डिटेल आए कि रास्ते कहाँ बने हुए हैं, ऐसा नहीं है जी। मैं बताना चाहता हूँ मान्य अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो ये लैंड थी आबादी दे की, इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं था, गांव के अंदर पड़ी थी, जिसने जितना कब्जा कर लिया उतना था। इसको स्ट्रीमलाइन किया कि व्यक्ति को अधिकार मिले कि वो उसको बेच भी सके, उसके ऊपर लोन भी ले सके बैंक से, ये सारे अधिकार उसको दिए हैं। और ये स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र उनको दिया गया। माननीय कोर्ट में कोई चला गया और माननीय कोर्ट ने कहा कि आप किस आधार के ऊपर दे रहे हैं इनको, तो वो बताइए। तो उनको अधिकार देने के लिए लेकर के आए हैं। लगभग इसकी वेरिफिकेशन हो गई है। वहां अधिकारियों ने भी जो एक सेल बना हुआ था, जिसको कोई ग्रीवेंस थी, अधिकारियों को एप्लीकेशन दी, उसको दुरुस्त किया गया। और अगर किसी के पास लैंड वहां ज्यादा थी, उसका भी एक टुकड़ा तय किया गया, बाकी पंचायत को देने का निर्णय किया गया। ये आपके पास इतनी रहेगी। बाकी आबादी दे के अंदर जो मकान बने हुए हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि वो उसके मालिकाना हक दिया उसको, उनके पास कोई जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर उसका मकान है, वो उसके नाम उसको अधिकार पत्र, इसके अंदर थोड़ा ये हम लेकर के आए हैं कि हम उसको अधिकार पत्र दे सके स्वामित्व का। माननीय कोर्ट ने कहा था, उसको लेकर के माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं। और मैं चाहूंगा सभी सदन से कि इसको सर्वसम्मति से पास करें। ये बड़ी लोगों को राहत दी है, पहली बार राहत दी है सरकार ने ये आमजन को। प्रश्न है कि हरियाणा आबादी दे स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 32 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 32 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि शेड्यूल्स 1 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल्स 1 से 5 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि कनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का कनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र बलियाला, अध्यक्ष हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग, और श्री नरेंद्र सागवान, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एसपीएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेजली, यमुनानगर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विधायक की ओर से हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश नंबर 4 की डिसअप्रूवल का नोटिस मिला है। अब श्रीमती पूजा विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। I beg to move that this House disapproves the Haryana Shops and Commercial Establishment Amendment Ordinance 2025, Haryana Ordinance number 4 of 2025 as promulgated by the Governor of Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे और सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महोत्सव में लगी विरासत प्रदर्शनी और अन्य स्टॉल्स का भ्रमण कर आनंद लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पंचकुला में इस भव्य महोत्सव में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के महत्व को उजागर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री